प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 12 वर्थ सर्किल। सर्किल वर्थ अपन वर्थ से संबंधित अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें उपयोग में लेते हैं, जैसे थाली है, सिक्का है, अपने शर्ट का बटन है, गाड़ी का पहिया है, ये सारे वर्थ में आते हैं। अब वर्थ किसे कहते हैं? वर्थ क्या है? जैसे कोई आकृति है, वो समतल, जैसे ये बोर्ड है, ये समतल है, तो इस समतल में एक निश्चित बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित दूरी से बिंदु से बनता है, वो वर्थ कहलाता है। जैसे ये समतल है, समतल में हमने एक फिक्स निश्चित बिंदु ले लिया, इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं हैं, ये बिंदुओं का समूह है, ये बिंदुओं का जो समूह है वो वर्थ कहलाता है। और ये निश्चित बिंदु है, फिक्स पॉइंट, जो हो गया केंद्र, और इस केंद्र से जो ये बिंदुओं का जो समुच्चय है, इन बिंदुओं से इस केंद्र की जो ये दूरी है निश्चित फिक्स, इसे बोलते हैं त्रिज्या। और इस चैप्टर में अपन वर्थ से संबंधित पढ़ेंगे व्यास, जीवा, चाप, वर्तखंड, व्यास, जीवा, चाप और वर्तखंड। अब व्यास क्या होता है कि वर्त के अंदर वर्त को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड, जो वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो और वर्त के केंद्र से गुजरे, ये हो जाएगा आपके व्यास। साइकिल का पहिया है, उसके अंदर जितनी भी ताड़ियाँ हैं वो सारी त्रिज्याएँ हैं, और त्रिज्याएँ हमेशा ही समान माप की होती हैं। और अब जीवा, जैसे ये वर्त है, समतल में स्थित एक निश्चित फिक्स बिंदु है जो हो गया केंद्र, और इस वर्त पर स्थित अनंत बिंदु है। इन अनंत बिंदुओं में से अपन दो बिंदु लेंगे और उन दो बिंदुओं को ये मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाएगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। अब है चाप। चाप वर्त पर स्थित बिंदु होते हैं दो, कोई भी दो बिंदु, जैसे मैंने ए बिंदु एक ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, दूसरा बी, तो ये चाप हो गया ए बी। और दूसरा एक चाप इधर हो गया, तो वर्त पर स्थित दो बिंदु चाप की आकृति बनाते हैं, और चाप वर्त को दो भागों में बांटता है। एक ये है छोटा वाला चाप, जिसे कहते हैं लघु चाप, लघु चाप, और यहाँ से इधर वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक,
तो ये बड़ा चाप है तो इसे बोलते हैं दीर्घ चाप। मेजर आर्क और ये हो गया माइनर आर्क। जब दोनों ही चाप बराबर हो वृत्त पर, वो व्यास ही करता है, व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरता है और वृत्त के दो बराबर भाग हो जाते हैं। और जैसे ये वृत्त है, यहाँ से मैंने ये व्यास बना दिया, व्यास वृत्त को दो भागों में, एक भाग ऊपर वाला हो गया और दूसरा भाग ये नीचे वाला हो गया। तो इस प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल। ये भी भाग अर्धवृत्त हो गया। व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। चाप वृत्त पर स्थित दो बिंदु होते हैं, जो एक छोटा चाप और एक बड़ा चाप। छोटे चाप को कहते हैं लघु चाप और बड़े चाप को कहते हैं दीर्घ चाप। और लघु चाप द्वारा डिग्री माप केंद्र पर एक कोण बनता है, इसे बोलते हैं डिग्री माप। तो लघु चाप द्वारा केंद्र पर डिग्री माप 180 डिग्री से कम होता है। याद रखने वाली बातें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन न्यू टाइप के पूछे जाते हैं इस पे। तो लघु चाप द्वारा केंद्र पर 180 डिग्री से कम, लघु चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री से कम। और इसी का उल्टा दीर्घ चाप है ये। तो लघु चाप अपन बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे चाप ए बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाप ए बी। और दीर्घ चाप बताना है तो इधर से लेंगे ऐसे उल्टा, तो ए बी, तो लेंगे चाप बी ए, इधर से लेंगे तो हो जाएगा चाप बी ए। सुविधा की दृष्टि से क्या करते हैं कि यहाँ पे बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं क्यू, तो बोलते समय बोलेंगे चाप ए क्यू बी। इधर एक बिंदु और ले लिया मैंने पी, तो दीर्घ चाप को बोलेंगे ए पी बी, तो ऐसे भी लिख लेंगे तो भी सही माना जाएगा चाप ए पी बी। लघु चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री से कम, तो लघु चाप ये है, केंद्र पर बना कोण ये है जो 180 से हमेशा ही कम होगा। और दीर्घ चाप ये है, तो इससे केंद्र पर बनने वाला ये कोण है, ये 180 से हमेशा ही अधिक होगा। तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। अब अपन पढ़ेंगे, ये सारी वर्त से संबंधित विशेषताएं हैं और पूरा चैप्टर ही वर्त पे है और इसी में प्रमेय है, वो अपन एक एक करते जाएंगे। और एग्जाम की दृष्टि से भी प्रमेय कई बार आते हैं इस चैप्टर में से। तो अब पढ़ेंगे अपन लघु वर्तखंड। वर्तखंड वर्त का टुकड़ा, जैसे एक ये वर्त है और एक मैंने ये चाप ले लिया ए बी, वर्त पर स्थित दो बिंदु हैं ए बी, तो ये हो गया चाप। और वर्त पर स्थित ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड है जो जीवा है।
जो अपन ने यहाँ पे अभी बताया था, ये जीवा। नाम भले कोई भी दे दो, CDMN XY। तो यहाँ पे चाप हो गया AB और जीवा का नाम हो गया AB। तो इस चाप द्वारा और इस जीवा द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, ये एक वर्त का टुकड़ा हो गया छोटा सा। तो इस टुकड़े को बोलते हैं, ये छोटे वाला टुकड़ा है और इधर ये बड़े वाला टुकड़ा है। तो छोटे वाले टुकड़े को बोल देंगे लघु वर्तखंड, और बड़े वाला टुकड़ा है वर्त का, तो ये हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड। अब अपन इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर में करेंगे। उससे पहले जो ये वर्त का जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा है। वर्त पर दो बिंदु लिए अपन ने, इनको मिला दिया, ये रेखाखंड प्राप्त हुआ। तो ये जीवा हो गई AB, ये जीवा हो गई CD, ये जीवा हो गई EF। यूँ करते करते एक जीवा है जो वर्त के केंद्र से गुजरेगी, और जो वर्त के केंद्र से गुजरेगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा है उसे ही हम दूसरे नाम से पुकारते हैं व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा है वो व्यास ही है। लेकिन जीवा है जो केंद्र से नहीं गुजरती है और वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा है। लेकिन ज्यों ही जीवा वर्त के केंद्र से गुजरेगी तो वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और उस सबसे बड़ी जीवा का दूसरा नाम व्यास हो जाएगा। अब अपन प्रमेय करते हैं। प्रश्न आएगा एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि वर्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है या बनाती है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। एग्जाम में इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। एक ही बात है, समान और बराबर। तो जैसे ही ये प्रमेय थ्योरम दिया हुआ है, सिद्ध करना होता है, तो उसके अंदर 4 स्टेप 4 चरण होते हैं। नंबर 1 दिया हुआ, फिर सिद्ध करना, फिर रचना। रचना कई में करते हैं, कई में नहीं करते हैं, तो ऐसे ही सीधे लिख देते हैं। दिया हुआ सिद्ध करना, रचना और उपपत्ति। दिया हुआ गिवन, सिद्ध करना टू प्रूव, और रचना कंस्ट्रक्शन, उपपत्ति प्रूफ, सबूत। तो सिद्ध कीजिए कि वर्त की समान जीवाएं, जैसे इस प्रश्न में बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि वर्त की, तो इसमें दिया हुआ है जो इस प्रश्न में मिलेगा आपको, क्या क्या बात दी हुई है। सिद्ध करना है जो इस प्रमेय के अंत में या बीच से अंत में आपको सिद्ध करना मिलेगा। रचना अपने दिमाग से करनी है, उपपत्ति प्रैक्टिस से अपन सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त की, तो वर्त बनाएंगे सबसे पहले। सिद्ध कीजिए कि वर्त की समान जीवाएं, तो कोई भी अपन समान बराबर माप की 2 जीवा ले लेते हैं। पहली जीवा का नाम AB, दूसरी जीवा का नाम है CD। प्रश्न में कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त की समान जीवाएं AB और CD 2 ले ली।
केंद्र पर तो अपन ने ले लिया केंद्र, क्वेश्चन बोले के जैसे अपन करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं ए बी और सी डी समान जीवाएं। केंद्र पर तो केंद्र आ गया ओ, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। समान मतलब कि बराबर कोण बनाती है। केंद्र पर कौन बनाती है? वृत्त की जीवाएं। तो पहली जीवा कौन सी है? ए बी। तो ए बी वृत्त की जीवा है, केंद्र पर कोण बनाएंगे तो रचना कर देंगे कि ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया और ओ को डी से मिलाया। तो ये आ गई रचना। सिद्ध करना में कि वृत्त सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं ए बी और सी डी है। केंद्र ओ पर समान कोण, कोण केंद्र पर बनते हैं। एक तो ये ए ओ बी ये वाला कोण, और दूसरा कोण यहाँ पे बनता है इधर वाला, तो इसका नाम हो गया सी ओ डी। ये समान कोण अंतरित करती है। समान कोण मतलब कि ए ओ बी ये कोण और सी ओ डी ये वाला कोण बराबर है। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ वृत्त था ओ केंद्र वाला, एक वृत्त है, फिर समान जीवाएं ये भी दी हुई है। तो जीवों के नाम जीवा ए बी व जीवा सी डी है, और ओ केंद्र वाला वृत्त है ही है। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो सिद्ध करना में कोण समान कोण कौन से हैं? केंद्र पर कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये अपन को सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये अपन को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। दिया हुआ हो गया, सिद्ध करना हो गया। रचना, रचना में हमने क्या किया कि एक तो केंद्र दिया हुआ था, ए बी जीवा थी, सी डी जीवा थी। तो रचना हमने क्या की कि ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया, ओ को डी से मिलाया। तो रचना हम लिखेंगे केंद्र ओ को केंद्र ओ को ए बी सी और डी से मिलाया। ये अपन ने रचना कर दी। अब अपन को सिद्ध करना है केंद्र पर बना कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी बराबर है। तो उत्पत्ति में सबसे पहले अपन दो त्रिभुज देखते हैं इस वृत्त के अंदर। एक तो त्रिभुज ए ओ बी है और दूसरा त्रिभुज है सी ओ डी। तो लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या देखते हैं अपन? एक तो जीवा ए बी और सी डी बराबर है। ये कहाँ से मालूम पड़ा? ये प्रश्न में दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है और जीवाएं दे रखी है अपने समान। तो त्रिभुज ए ओ बी व सी ओ डी में दोनों में बात क्या क्या मिलती है? ए बी जीवा और सी डी जीवा ये और ये बराबर है। ये कहाँ से मालूम पड़ा कि दिया हुआ है? तो सबसे पहले लिखेंगे जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। अब कारण क्या है? वो कारण यहाँ पे ब्रैकेट में कोष्टक में लिखेंगे कि ये समान जीवाएं प्रश्न में दी हुई थी। तो लिखेंगे दिया हुआ या दिया है। अब दूसरी बात, इस त्रिभुज ए ओ बी में ये ओ ए त्रिज्या है और त्रिभुज सी ओ डी में ओ डी त्रिज्या है। जो त्रिज्या है वो साइकिल
कि पहिए में जितनी भी ताड़ियाँ होती है और वो जो ताड़ियाँ हैं सारी एक ही माप की होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है, तो त्रिज्याएँ बराबर है। तो इस त्रिभुज में भी ओ ए ये त्रिज्या और ओ डी ये त्रिज्या, तो ये हो गई बराबर। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ डी। कारण देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। आगे देखते हैं, फिर ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या समान होगी। तो ओ बी बराबर ओ सी। इसका भी कारण यही, एक ही वृत्त की त्रिज्या है हम जानते हैं और ये त्रिज्याएं होती है समान। अब तीन बातें यहाँ से निकली है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, ओ ए बराबर ओ डी त्रिज्या है, ओ बी बराबर ओ सी ये भी त्रिज्या है। तीन बातें बराबर हुई। किस कारण से हुई, कौन सा नियम लगा? तो यहाँ पे देखते हैं कि जीवा इस जीवा के बराबर, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर, ओ ए त्रिज्या ओ डी के बराबर, ओ बी त्रिज्या ओ सी के बराबर। कहने का मतलब है इस त्रिभुज की ये वाली भुजा तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर, एक बात। दूसरी बात, इस त्रिभुज की ये ऊपर वाली त्रिज्या तो इस त्रिभुज की भी ये त्रिज्या बराबर। इस त्रिभुज की ये वाली त्रिज्या ओ बी तो इस त्रिभुज की ये वाली त्रिज्या ओ सी बराबर है। तो इस त्रिभुज की ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों तरफ नियम कौन सा लगा? एस एस एस, या अपन इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हिंदी में भुजा भुजा और भुजा नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। एस एस गुणधर्म से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम का मतलब होता है कि कोई आकृति एक दूसरे के ऊपर रखें तो वह पूरी पूरी एक दूसरे को ढक लेती है, तो वो सर्वांगसम माने जाते हैं। और एस एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के नियम से इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण ए ओ बी बराबर हो गया कोण सी ओ डी के। यही अपन को सिद्ध करना है। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी इति सिद्धम, या हैंस प्रूव्ड एक ही बात है, ये प्रमेय सिद्ध हो चुका अपने। अब नेक्स्ट आगे अपन एक और प्रमेय कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपन एक और प्रमेय कर लेते हैं कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय अपन को दिमाग में याद भी रहनी चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रमेय के अनुसार ही चित्र बनता है, फिर दिया हुआ सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति निकलती है। तो आगे वाला नेक्स्ट प्रमेय अपन करते हैं। आगे वाला प्रमेय अपने वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर
डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित वर्ग के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये वर्ग की बेसिक क्वालिटीज है, गुणधर्म है, विशेषताएं हैं। ये अपन प्रमेय के रूप में भी इसको सोल्व करते हैं और इसके ऊपर गणितीय न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रमेय में कहा गया है कि वर्ग के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय को एक बार, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, समझ में नहीं आए तो इसको बार बार पढ़ने से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। जैसे अब इसने बोला है कि वर्ग के केंद्र से, तो वर्ग बोला है तो सबसे पहले वर्ग बनाएंगे। अब कह रहा है कि वर्ग के केंद्र से, तो ये हमने केंद्र ले लिया। वर्ग के केंद्र से किसी जीवा पर, कोई भी जीवा ले लीजिए, जैसे मैंने ये जीवा ले ली यहाँ पे MN या PQ, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो वर्ग के केंद्र से, केंद्र अपन ने ले लिया O, वर्ग के केंद्र से किसी जीवा, तो किसी जीवा की जगह अपन ने ले लिया जीवा PQ पर डाला गया लंब, तो यहाँ से केंद्र से इस जीवा PQ पर लंब डालेंगे। लंब का नाम दे दिया अपन ने OM। तो वर्ग के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, सम यानी समान, द्विव यानी दो, भाजित यानी भागों में बांटता है। कौन बांटता है कि वर्ग के केंद्र से किसी जीवा पर यह खींचा गया OM लंब है जो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि PM बराबर MQ। ये अपन को बात सिद्ध करनी है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन लेंगे दिया हुआ क्या है कि वर्ग के केंद्र से, तो O केंद्र वाला एक वर्ग है, O केंद्र वाला एक वर्ग है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि वर्ग के केंद्र से, तो O केंद्र वाला एक वर्ग है, किसी जीवा, तो ये जीवा दे रखी है PQ जीवा है, PQ जीवा पर डाला गया लंब, ये भी दिया हुआ है लंब। तो OM लंब किस पर है, PQ पर, तो OM लंब PQ लंब मतलब कि इस PQ पर OM रेखा खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है, तो ये हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बनाती है इधर। तो दिया हुआ आ गया O केंद्र वाला एक वर्ग है, PQ जीवा है, OM लंब PQ पर है, दिया हुआ कंप्लीट। अब अपन लेंगे सिद्ध करना। सिद्ध क्या करेंगे, इस प्रमेय के लास्ट में ये जो OM लंब डाला है इस जीवा पर, तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये जीवा PQ है, इसके दो टुकड़े हो गए, एक तो PM वाला और दूसरा MQ वाला। ये दोनों माप में क्या है, बराबर है, समान है, ये सिद्ध करना है। तो PM बराबर MQ, तो PM बराबर MQ, ये अपन को सिद्ध करना है। रचना में अपन O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया, ये हो गई रचना। तो लिखेंगे केंद्र O को बिंदु P व Q
केंद्र O को बिंदु P व बिंदु Q से मिलाया। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया? हाँ, आगे देखो, रचना हो चुकी है, दिया हुआ सिद्ध करना रचना। अब लेंगे अपन उपपत्ति, जो इसका हृदय है मेन, यही इसका मेन आंसर निकलेगा। आपके 2 नंबर या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है प्रमेय सिद्ध करने का, तो उपपत्ति का सबसे ज़्यादा नंबर होता है। 3 नंबर का तो 2 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर इसके, और एक आधा ये दिया हुआ सिद्ध करना रचना और फिगर जो बनाते हो उसका मिल जाता है। तो अब अपन लेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे कि 2 त्रिभुज ले लेते हैं अपन, PMO और MOQ। तो ये 2 त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को कर लेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है, उनमें से ढूंढ के समान 3 बातें निकाल लीजिए और वो आकृति हैं सर्वांगसम हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज PMO, त्रिभुज PMO व त्रिभुज MOQ में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या 3 बातें हैं समान। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि OP वर्त की त्रिज्या है, तो OQ भी वर्त की त्रिज्या है। और वर्त की त्रिज्याएं अभी अपन ने पीछे प्रमेय में सीखा कि एक ही वर्त की सारी त्रिज्याएं, पहिया है साइकिल का, उसके अंदर जितनी भी ताड़ियाँ हैं वो सारी माप में क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे सारी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे इसमें त्रिभुज PMO और त्रिभुज MOQ में OP और OQ दोनों त्रिज्याएं हैं, तो OP बराबर OQ। कारण क्या है बराबर होने का, एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या। नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे ये त्रिज्या PO और OP और OQ बराबर हो गई है। अब इस त्रिभुज में PMO में OM लंब है, तो त्रिभुज MOQ में भी OM लंब है, और ये OM लंब है जो इस त्रिभुज में भी काम आ रहा है, इस त्रिभुज में भी काम आ रहा है। एक ही भुजा है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो गई, तो इसमें ये माप वाली, तो इस त्रिभुज में भी यही माप वाली एक ही माप की है, तो उभयनिष्ठ भुजा होती है जो कॉमन है, जो दोनों में काम आती है। तो वो क्या हो गई, बराबर हो गई, समान हो गई। तो लिखेंगे OM बराबर OM। कारण क्या देंगे कि उभयनिष्ठ भुजा।